हिंदी की फर्स्ट क्लास है और हम आज हिंदी व्याकरण की शुरुआत वर्णमाला से करेंगे। तो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, स्वर और व्यंजन। ठीक, स्वर और व्यंजन में विभाजित कर दिया गया। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि व्यंजन जो होते हैं वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और स्वर जो होते हैं वो आपके 11 होते हैं। लेकिन जब वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल 52 अक्षरों की बात कही जाती है। लेकिन जब हम व्यंजन 33 और स्वर 11 की बात करते हैं तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो केवल 44 वर्ड होते हैं। आखिर ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनकी गणना हम 52 वर्णमाला में नहीं करते हैं? 8 ऐसे वर्णमाला में से ऐसे अक्षर हैं जिनकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं और वो पूरा आपका 52 हो जाता है। उसकी गणना यहाँ पर करेंगे हम। जैसे स्वर की बात करते हैं तो स्वर क्या होता है कि स्वर, जब हम किसी वर्णमाला में स्वर अक्षरों को बोलते हैं तो इन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी इन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और एक होता क्या है कि बिना किसी अवरोध के, अवरोध का मतलब इन्हें बोलने के लिए किसी बाधा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता है। कोई काम करने के लिए, जैसे मान लीजिए इंसान को कोई काम करना है तो भारी सामान उठाना है तो वो किसी न किसी का हेल्प ले लेता है। लेकिन हमें हिंदी वर्णमाला में स्वर जब बोलेंगे तो स्वरों का उच्चारण करते समय ये किसी की सहायता नहीं लेता है, यानी बिना अवरोध के बोला जाए। अब स्वर भी 2 भागों में इसे भी बांट दिया गया, यानी 2 प्रकार का स्वर होता है। ह्रस्व स्वर, जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं, और एक होता है आपका दीर्घ स्वर। तो जब हम वर्णमाला की शुरुआत कहाँ से करते हैं? अ से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम वर्णमाला की शुरुआत करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं ये हो गए आपके। ठीक, यहाँ पर आपको मिल गया ये चीज़ें। अब यहीं से आपकी स्टार्टिंग है। आप देखिए, ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर। मूल स्वर में हमने अ को लिखा, फिर ई को लिखा है, फिर ऊ को लिखा है, फिर उसके बाद री को, यानी ये छोटा वाला जो आता है सब, ये आपके मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक, और दीर्घ स्वर में ये जो बचा हुआ है, बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ठीक, इनको हम छोड़ देते हैं, अभी लास्ट में इसको हम बताते हैं। ठीक, अभी आप पढ़ेंगे अनुनासिक और अनुस्वार, तो उसे में हम बताएंगे। तो ह्रस्व स्वर पता हो गया। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं कि आ, ई, उ, ए ओ औ, ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इस तरह से ह्रस्व स्वरों की संख्या 4। ह्रस्व स्वर का मतलब जिन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है। जैसे हम अ बोलते हैं, ई बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, री, इन्हें बोलने के लिए हमें कम समय लगता है। लेकिन जब हम दीर्घ स्वर को बोलेंगे तो इसका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे बोलेंगे आ तो पूरा मुंह खुलता है, इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है। ई, ऊ, इस तरह के जब उच्चारण करते हैं तो इस ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगेगा, तो वो आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। इस तरह से कुल 7 स्वर होते हैं। व्यंजनों की बात करेंगे तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, वैसे संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं, आगत लोग छोड़ देते हैं। मुख्य रूप से ये होता है, लेकिन आगत को भी हम याद रखेंगे क्योंकि आगत जो ज अ फ होता है इसे हम अभी बताएंगे। तो पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में सीखते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के जितने भी वर्णमाला में अक्षर आते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंगा, और इसके बाद च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक, फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो बचता है य, र, ल, व, ये आपके क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, ये देखिए तीनों स और ह, ये आपके ऊष्मी व्यंजन कहलाते हैं, जो कि 4 होते हैं। आगत में आपका ज और फ आएगा। संयुक्त व्यंजन में आपका छ, त्र, ज्ञ, श्र, 4 व्यंजन ही हो जाएंगे। संयुक्त स्वर में क्या होता है कि संयुक्त स्वर, जैसे आप पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन, वैसे ही हम संयुक्त स्वर पढ़ेंगे। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, आगत स्वर आ होगा। ऊपर ये देखिए चांद बिंदी की तरह होता है, लेकिन ऊपर बिंदी हटा दिया जाता है, केवल चांद पर बना रहता है। अग्र स्वर क्या होता है? अग्र स्वर का मतलब देखिए,
जीवा, जीवा के आधार पर, जीवा मतलब जीभ, जीभ के आधार पर हम स्वर को 3 भागों में बांट देते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब जब बोलते समय ई बोलेंगे तो जीभ का जो होता है आगे आगे से टच कराना पड़ता है, ई ए तो जीभ जो होता है वो आगे निकलने की कोशिश करता है, इसलिए हम अग्र स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर का मतलब क्या होता है, जब जीभ बीच से टकराएगा तो आपका मध्य स्वर जैसे अ, ठीक, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही घूम कर रह जाता है। पश्च स्वर क्या होता है कि जब पश्च स्वर जो जीभ जो पीछे से इस्तेमाल किया जाए, जैसे बोलेंगे आ, तो ये पीछे का जो होता है जीभ यहाँ से वो ऊपर सटेगा, ऊ ओ औ आ, ये सब आपके पश्च स्वर, यानी जीवा के आधार पर स्वर कितने हो गए, 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक। और वैसे संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4। आगे स्वर को क्या कहते हैं, आ हो गया, ये जीवा के आधार पे हो गए। इसी तरह से संवृत्त स्वर हो गया, संवृत्त स्वर ये ई और उ। विवृत्त स्वर क्या होता है, आ, ऐ, औ। अर्ध संवृत्त ई, उ, और अर्ध विपरीत जो होगा ए, अ, ओ, आ हो जाएगा, ठीक। ये कंफर्म हो गया। देखिए स्वर की बात की, जो स्वर आपके 11 होते हैं, तो 4 स्वर ये, 7 ये, 7 4 11 स्वर हो गया। स्पर्श व्यंजन में क से प वर्ग तक के जितने होते हैं वो 25 होते हैं। इन दोनों का हम अब वर्णमाला में यूज नहीं करते हैं, इन दोनों को छोड़ दिया गया है, तो ऐसे तो 27 हो जाएंगे। 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, 4 उसमें व्यंजन हो जाएंगे, 2 आपके आगत व्यंजन हो जाएंगे, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। तो सबको अगर हम जोड़ देते तब कुल मिलाकर 52 आपके वर्णमाला के स्वर और व्यंजन मिलाकर हो जाते हैं। वैसे हम तो जानते ही हैं कि व्यंजन आपका 33 होता है, स्वर आपका 11 होता है। ये संयुक्त अक्षर की बात जो कही गई है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है कि जब एक से अधिक अक्षरों का मेल करे और एक से अधिक अक्षर मिलकर जब बनते हैं उसे हम संयुक्त कहते हैं। जैसे छ, छतरी वाला छ, छ करेंगे तो ये छ जो होता है वो क और स, ये देखिए हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से स्वर की क्या हो गई, समाप्ति हो गई है, ये व्यंजन हो गया। त्र को त्र और र लिखेंगे, ज्ञ को ज और र लिखेंगे, स्र को स और र। वैसे नहीं आता है तो जो अल्फ़ाबेट इंग्लिश का पढ़ते हैं उसमें ध्यान देते हैं कि जब छतरी आता है तो उसे हम KSH लिखते हैं, यहाँ से भी पता चल जाएगा। तो के से क हो गया, से स हो गया, इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं। त्र आ गया, तो इसका भी जब त्र लिखते हैं तो त्र को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो टी से त हो जाएगा और ये आपका र हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। संयुक्त व्यंजन जो होता है वो आपका एक से अधिक अक्षरों को मिलाने से, व्यंजनों को मिलाने से आपका संयुक्त व्यंजन बनता है। अब आगे इसी में हम पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार क्या है, अंग और अह जो लास्ट में आया था वो आपका अनुस्वार जो होता है वो अंग हो जाएगा। अनुनासिक अ रहेगा लेकिन ऊपर चांद का बिंदु रहेगा, विसर्ग में अह आ जाता है। इसी में कुछ हम आकर ध्वनियाँ भी पढ़ेंगे। अर्धचंद्र और नुक्ता। अर्धचंद्र ऊपर जानते हैं, ऐसे केवल लगता है, बिंदी नहीं रहेगी। और ये नुक्ता मतलब नीचे एक छोटा जैसे अंग के नीचे बिंदु होता है, वो आपका नुक्ता कहलाता है। लुंठित व्यंजन र हो गया, र। लुंठित मतलब जब जीभ को एकदम मरोड़ कर बोला जाए किसी अक्षर को, वो आपके लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल हो गया। उच्छेद व्यंजन जो हो गए ये ड और ढ होते हैं। सबसे अयोगवा, अभी अनुस्वार वहाँ पर बताया गया। अयोगवा जो होते हैं, जैसे अनुस्वार में आपका ऐसे लाइन खींचकर ऊपर बिंदी जैसे अंग वाला होता है। विसर्ग में अह वाला जो विसर्ग होता है। क्या अंतर है अनुस्वार और अनुनासिक में? अनुस्वार जो होता है जब हम बोलते हैं, अनुस्वार वाले अक्षर को जब भी बोलेंगे तो नाक से हमें अधिक सांस लेना पड़ता है। मुंह से कम रहेगा लेकिन नाक से अधिक सांस लेकर हम अक्षरों को जब बोलेंगे तो आपका अनुस्वार कहलाएगा, ठीक। जैसे अंग, ठीक, अंक, ऐसे जब बोले अंश, तो इस तरह से जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और नाक से अधिक सांस लेना पड़ता है लेकिन मुंह से कम सांस लेंगे तो आपका अनुस्वार कहलाता है। और अनुनासिक जो होगा आपका, वो नाक से कम सांस लेंगे लेकिन मुंह से ज़्यादा सांस लिया जाता है। नाक से जब कम सांस लेंगे, मुंह से ज़्यादा, जैसे आंत, ठीक, गांव, ऐसे शब्दों का उच्चारण करेंगे तो वह अनुनासिक है। तो सबसे मोस्ट पॉइंट क्या होता है अनुस्वार और अनुनासिक पहचानने का, कि अनुस्वार जो होते हैं वो हमेशा तत्सम शब्द में, यानी तत्सम रूप में होता है। अनुनासिक जो होता है वो तद्भव रूप में होता है। और अभी हम हिंदी ही व्याकरण में तद्भव और तत्सम भी आगे पढ़ेंगे। तो तद्भव तत्सम पहचान करने के लिए उदाहरण में अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम शब्द है। इसके लिए हमें करना क्या होता है, देखिए इसी बिंदी से ही पहचान लेंगे। जब अंग वाली बिंदी होगी यानी अनुस्वार होगा तो वो तत्सम होगा,
क्लियर। अनुनासिक में जैसे क्या होता है तद्भव, तो तद्भव में जब चांद बिंदी आ जाएगा, तो चांद बिंदी जब आएगा, अनुनासिक वाले जब आएंगे तो वो आपका तद्भव कहलाता है। यानी तत्सम, तत्सम जो होगा वो अनुस्वार होगा, तद्भव जो होगा वो आपका अनुनासिक होता है। देखिए वर्णों का उच्चारण, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, हम उसका उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण करते समय हम अपने मुख, जीभ, ओठ, तालु या कंठ किसका इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ वर्णों के नाम लिखे हैं किसका, और उसका उच्चारण किस तरह से आपको करना है वहाँ पर लिखा गया। जैसे वर्ण नाम कंठ, कंठ आपका यहाँ होता है, ठीक, यहाँ पर कंठ होता है उच्चारण। तो कंठ से किस तरह के स्वरों का उच्चारण करें, केवल अभी स्वर के बारे में पढ़ेंगे, उच्चारण का बाद में। तो हर्ष स्वर में आपका अ होता है, जब आप अ बोलेंगे तो यहाँ पर कंठ का इस्तेमाल होता है, कंठ की सहायता से ही हम अ बोलते हैं। तो कंठ का इस्तेमाल किया गया, आपसे पूछा जाएगा इसमें से किसका उच्चारण यानी किस स्वर का उच्चारण कंठ से किया जाता है। तो अ हो गया। और दीर्घ स्वर का आ, तो जब आ बोलेंगे तो कंठ से ही आवाज़ निकलती है। अ और आ का आवाज़ जो निकलेगा यानी उच्चारण जब करेंगे तो कंठ की सहायता से हम करते हैं। तालव्य यानी तालु ऊपर होता है ना, मुख के ऊपर सबसे, वो तालु होता है। तो उसका उच्चारण में हर्ष स्वर का ई लिया जाएगा और दीर्घ स्वर का बड़ी ई लिया जाता है। मूर्धन्य, मूर्धा का मतलब जब जीभ को मोड़कर बोला जाए, री, मोड़ का बोलते हैं तो ऊपर तालु को टच करता है तो वो री हो जाएगा। कंठ तालु के लिए ए और ए, ओठ और कंठ की सहायता से ओ और औ बोलेंगे, ओठ की सहायता से केवल उ और ऊ बोला जाता है। ये आपके अनुनासिक कहलाते हैं और निरार्सिक कहलाते हैं। अब व्यंजनों में भी पढ़ेंगे इसी तरह से। अब जो है वर्णमाला के व्यंजनों के बारे में कि किस वर्ण का उच्चारण हम कंठ से, ओठ से, दांत से या जीवा से करते हैं। तो पहले भी हमने बताया कि क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प, ये जो होते हैं आपके, ठीक, लास्ट में स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक पूरे ये 25 जो होते हैं आपके यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और पहचानना है। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, ठीक, 5 ये हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का मतलब जैसे अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, फिर ऐसे भी कर सकते हैं अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, सघोष। पूछेगा यहाँ पर कि अघोष, तो पहला और दूसरा यानी किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष कहलाता है। तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाता है, सघोष। यानी वर्णमाला का जो व्यंजन होता है आपका 25ठो स्पर्शी व्यंजन, तो उसका पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो आपका अघोष कहलाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है वो सघोष कहलाता है। फिर इसी में आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहले नंबर पे अल्प प्राण, तीसरे पे है और पांचवें पे है। यानी पहले, तीसरे और पांचवें में क्या है, वो आपका पहले, तीसरे और पांचवें में अल्प प्राण है, और दूसरे तथा चौथे पर जो होता है वो आपका महाप्राण, ठीक। यानी अल्प महा, अल्प महा, अल्प, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। अघोष, अघोष, फिर सघोष, सघोष, सघोष हो गया। क, ख, ग, घ, अंगा। यानी क वर्ण के जितने भी आपके अक्षर हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ये सब हम कंठ का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। तालब, मुख के ऊपर का जो हिस्सा होता है ऊपर का, ठीक, वो तालु से बोलने वाले च वर्ड के जितने अक्षर हैं, जैसे च, छ, ज, झ, इया, ये सब आपके तालत्व कल यानी तालों के सहायता से हम बोलते हैं। मूर्धन्य, जीभ को फोल्ड किया जाएगा ऊपर से, तो जैसे ट, ट बोलेंगे तो जीभ ऐसे ऊपर की तरफ तालु को छूते हुए मुड़ जाता है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा हो गया। दंत, दंत में क्या होता है कि जीभ जो है ऊपर वाले दांत को टच करेगा, जैसे त, थ, द, ध, न। आप जब इसे बोलेंगे त बोलेंगे तो त क्या होगा, जीभ जो होगा ऊपर वाले ये दांत को टच करेगा। ओष्ठ,
यानी दोनों ओठों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं। जैसे प, जब आप प बोलेंगे तो ये ओठ दोनों आपके क्या होंगे, टच करेंगे आपस में। तो प, फ, ब, भ, म, ये जब भी बोलेंगे तो आपका ओठ वाले उच्चारण कहलाएंगे। फिर देखिए तालत्व की बारी है, जो आपका ये स भी बताया था, तालव्य स, ठीक। और ये आपका स होता है वर्तस्य स भी बोलते हैं इसे। दंत, दंतोस यानी दंत और मसूड़े की सहायता से जो बोला जाता है उसे हम वर्तस्य बोलते हैं। तो तालव्य स हो गया और यह हो गया, यानी तालु की सहायता से ये स बोला जाता है और ये वाला यह बोला जाता है। उसके बाद दंतोष्ट, दंतोष्ट का मतलब दांत और ओठ की सहायता से जो चीज़ें बोली जाए, जो अक्षर बोला जाए, जो वर्ण बोला जाए, तो दंतोष्ट आपका हो जाएगा क्या, व जब बोलेंगे तो इसमें दांत और ओठ का इस्तेमाल किया जाता है। मूर्धन्य फिर आ गया आपका स, मूर्धन्य हो गया। स्वर यंत्री यानी ऐसा वर्ड बोला जाए जो स्वर का यंत्र का सहायता लिया जाता है, वो आपका ह हो गया। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब होता है कि जब हम जीभ को ऊपर भीतर की ओर तालू में टच करते हैं और कोई वर्ड बोले तो बहुत झटके के साथ वो बाहर निकलता है। तो जैसे ड, ढ, ये जब बोलेंगे तो बहुत झटके के साथ बाहर निकलता है, तो ये आपका उत्क्षिप्त कहलाता है। ये हो गया व्यंजनों का परिभाषा। और यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो वाक्य होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द बोलते हैं। शब्द से भी छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर, और अक्षर से भी छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है या ध्वनि कहलाती है। ध्वनियों या वर्णों को हम उससे छोटा नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सपोज दैट हमारे पास जैसे हमने लिख दिया राम, अब इससे पूछा जाए कितने अक्षर हैं, तो अक्षर तो आप बता दोगे सीधे से कि भाई 2 ही अक्षर है। इस तरह से रा और म 2 अक्षर हो गया। लेकिन अब इसी चीज़ में हम पूछें कितने वर्ड हैं, अगर कितने वर्ड की बात करेगा तो वर्डों के अनुसार इससे हम कितने वर्ड आ सकते हैं, कितने वर्ड आएंगे। देखिए र हो गया, हलंत लगाया, मात्रा कौन सी लगी है र पर, आ का, फिर म लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, इस पे कौन सा स्वर आया है, हाँ। ये कितने वर्ड हो गए, अब आपके 4 वर्ड हो गए। यानी जब राम लिख दिया, कोई भी शब्द लिख सकते हैं आप। अब जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमने लिख दिया कलश, लिख दिया, चलिए कलश लिख दिया। अब इसमें हमने पूछ लिया बताइए कुल कितने अक्षर हैं, तो आप सीधे से इसको अक्षरों को तोड़ दीजिए, हो गया 3 अक्षर हो गया। और पहले स्वर में भी हमने बताया स्वर को बोलने के लिए किसी अक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी का अवरोध नहीं होता है। तो लेकिन जितने भी व्यंजन होते हैं उस सब स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब प्रत्येक में देखिए जैसे र आया तो र में ये हलंत लग गया ना, यानी इसमें क्या हो गया, स्वर आपका अलग हो रहा है, ठीक। देखिए यहाँ म है तो म में भी आपका स्वर छुपा हुआ है अ, तो इसको हमने जब स्वर को अलग किया तो यहाँ पर ये हलंत लग जाता है। इस हलंत का मतलब हुआ अब ये व्यंजन बन गया, अब इसमें स्वर नहीं है, स्वर समाप्त हो गया। तो इस तरह से राम में कुल कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। राम में कितने वर्ण हैं, तो 4 वर्ण हैं। कलश में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। अगर सब में पूछे कलश में कितने वर्ण हैं, कितनी ध्वनियाँ हैं, तो देखिए भाई इसको जब हम करेंगे तो इसमें भी एक आएगा, इसको करेंगे इसमें भी आएगा, इसको करेंगे, तो कुल मिला के कितने वर्ड हो जाएंगे, कुल मिला के आपके 6 वर्ड हो जाएंगे, ठीक। कंफर्म हो गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से भी छोटी इकाई शब्द, और शब्द से भी छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से भी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है या वर्ण होती है। ध्वनियों को हम छोटा नहीं कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, वो जिस रूप में है उसी रूप में, यानी ध्वनि से अब छोटा इकाई होता ही नहीं है, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये आ गया, वर्णों की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, आपकी ध्वनि हो गई। ध्वनि को ना तोड़ा जा सकता है ना ही उसको ज़्यादा अलग कर सकते हैं। और वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और व्यंजन आपके कितने होते हैं, 33 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, 25 हो गए, ठीक। हर्ष स्वर कितने होते हैं आपके, हर्ष स्वर पहले ही बताया, हर्ष स्वर कितने होते हैं, 4 हो गए, ठीक। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 हो गए। इस तरह से दीर्घ स्वर कितने थे, 7 थे। और आपका संयुक्त व्यंजन कितना था, 4 था। इस तरह से आपका ये वर्णमाला के सारे क्रम जो होते हैं
यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी आपको लिखेंगे और क्वेश्चन आपको करना भी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए उससे रिलेटेड, अभी तो आप थ्योरिकल चीज़ पढ़े हैं, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताना है और ऑप्शन दिया गया है, चारों का ऑप्शन, जो भी आपका सही होगा उसे आप बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर चुके वर्णमाला पढ़े हैं, तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार ही चलेंगे। कहा गया हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आप पहले भी, इससे पहले ही अभी बताए हैं कि सबसे लास्ट में आपको बताया गया था कि सबसे छोटी इकाई जब पहुंचते हैं भाषा में तो वाक्य होता है, जब वर्डों में पहुंच जाते, वर्ड एक ऐसी छोटी इकाई होती है, मौलिक इकाई होती है, मूल इकाई होती है, जिसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं या उससे कई भागों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक, ट्रिक करते रहिएगा आप। मात्रा के आधार पर स्वर कितने के आधार, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा, स्वर, तो आप जान ही रहे हैं कि मात्रा के आधार पर देखेंगे तो 2 ही प्रकार का होते हैं, स्वर। ठीक, और वैसे देखेंगे जीवा के आधार पर तो आपके 3 भागों में बढ़ जाता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्ण को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है आपका, अक्षर बनेगा कि स्वर बनेगा या व्यंजन बनेगा या अनुस्वार बनेगा। देखिए वर्णों के मेल, एक से अधिक वर्ण जब मिलता है तो आपका अक्षर थोड़ी कहलाएगा, ठीक, स्वर भी नहीं कहलाएगा, व्यंजन बनता है। ठीक, तो व्यंजन आपका सही हो जाएगा, अनुस्वार तो बनेगा ही नहीं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है। अल्प प्राण की बात कही जा रही भाई, तो अल्प प्राण देखिए किस में आता है। ख आपका दूसरे नंबर पे होता है, क ख ग, तीसरे नंबर पे आपका अल्प प्राण आता है, महा। ठीक, अल्प महा ऐसे चलते हैं ना, तो वही आपका ग वाला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। दंत्योष्ठ, दांत और ओठ की सहायता से इसमें से कौन सी ध्वनि बोली जाती है। व कि फ कि य कि र। तो देखिए दंतोष्ठ, आप जब उच्चारण खुद करिए, सेल्फ करिए, उससे खुद बोलिए कि दांत और ओठ का इस्तेमाल किस वर्ड को बोलने में। व बोल रहे हैं व, तो व बोलने के लिए देखिए ओठ का भी इस्तेमाल हो रहा है। फ बोल रहे हैं तो ओठ का इस्तेमाल हो रहा है। या बोल रहे हैं तो ओठ का इस्तेमाल कम हो रहा है। र बोलेंगे तो मूर्धन्य हो जाता है, तो र तो ऐसे गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। व और फ में कौन होगा, व बोल रहे हैं तो देखिए ओठ का तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दांत को हल्का सा जीभ टच कर रहा है ना, तो वहाँ पर दंतोष्ठ क्या हो जाएगा आपका, वो पार्श्विक ध्वनि। ये तो पहले ही बताएं कि ल होता है, पार्श्विक ध्वनि जो होती है वो ल होती है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, विसर्ग का, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का। तो अनुस्वार में क्या होता है, ऊपर से एक बिंदी लगी होती है ना, तो जो हम क वर्ण, प वर्ण बताए हैं, च वर्ण बताए हैं, तो उसमें आपको बताया गया कि लास्ट वाले जो पंचम अक्षर होते हैं, जैसे क ख ग अंगा, अंगा आया, च छ ज इया, इया आ गया, ट ठ ड ढ अड़ा, अड़ा आया, त थ द न आ गया। तो 5वें अक्षर जो होते हैं वो आपके किसका काम करते हैं, अनुस्वार का काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, खासकर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं शब्द लगाकर, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन में कह रहा है दंत से नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मतलब दंत से बोला जाता है, यानी ऐसे कौन से वर्ण हैं जिसमें दांत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तब देखिए त बोल रहे हैं तो दांत का इस्तेमाल हो रहा है, द बोल रहे हैं तो भी दांत का इस्तेमाल हो रहा है, ल बोल रहे हैं तभी दांत का इस्तेमाल हो रहा है, य बोलेंगे तो दांत का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर यह जो होगा वो आपका दंत वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अब देखिए फिर यहाँ पर आया था अल्प प्राण, फिर हमने अल्प प्राण को ही दिया है। कौन से वर्ण आएंगे, अ आ, स्वर वाला तो हटा ही दीजिए, स्वर से हमें कोई मतलब नहीं है। हम पहुँचते हैं जब उसमें व्यंजन में, तो देखिए पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा जो होता है आपका वो क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। तो ये क ख ग पहला हो गया, तीसरा हो गया, ये वाला तो सही लग रहा है। त थ इसमें है ही नहीं, इसमें भी पहला वर्ड नहीं है। इस तरह से बी वाला आपका ऑप्शन जो होगा वो अल्प प्राण होगा। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन का मतलब ऐसा 2 बार व्यंजन आया हो, 2 बार व्यंजन आया हो,
पुणे में तो है नहीं, चूँकि इसमें विसर्ग आ गया। इलाहाबाद में कोई भी अक्षर 2 बार आया है, नहीं आया है। दिल्ली में देखिए ल 2 बार आ गया है, इसलिए आपका द्वित्व व्यंजन कहलाता है, यानी 2 बार आ गया ना, आधा भी आ रहा है पूरा भी आ रहा है, इसलिए आपका द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक, अ मतलब नहीं, यानी जिसको वर्ण माला के क्रम में मान्यता नहीं मिला है, वह है आपका अमानक वर्ण कहलाता है। ख तो पढ़ते ही हैं, घ तो पढ़ते ही हैं, भ भी पढ़ते हैं, ये वाला भाई तो नहीं पढ़ा है। इस तरह का भ पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं ना वर्णमाला में, तो जब नहीं पढ़े तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, देखिए क है नीचे बिंदी है, ग है फिर नीचे बिंदी है, ज है नीचे बिंदी है, फ है। ये ध्वनियाँ किसकी हैं, यानी किस में लिखा जाता है? संस्कृत भाषा में लिखा जाता है कि अरबी फारसी में इसका यूज किया जाता है कि अंग्रेजी लिखते समय उसका यूज किया जाता है, दक्षिणी भाषाओं में इसका यूज किया। अंग्रेजी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। हम भाई हिंदी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में क्यों लिखा जाएगा? दक्षिणी भाषाओं में भी नहीं यूज होता है इसका वर्ड, संस्कृत में तो बिल्कुल ही नहीं यूज होता है, इसलिए आपका अरबी फारसी में ये यूज किया जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से अर्ध स्वर, अब देखिए व्यंजन पे मत जाइएगा, अर्ध स्वर की बात कही जा रही है, ठीक। अर्ध स्वर में देखिए सब व्यंजन ही लिखे गए हैं, तो किसमें आधे स्वर का इस्तेमाल होता है? य वाले में, ठीक। ल में तो होता है ना, ल प्लस अ लिखते हैं, र को र प्लस अ लिखते हैं, प को प प्लस य लिखते हैं, य वाले में हम नहीं लिखते, इसमें आधे स्वर का इस्तेमाल होता है, इसलिए यह जो होगा आपका अर्ध स्वर हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ किस वर्ण के बाद आता है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन, क, छ, त्र, ज्ञ, तो इसमें से आपका ऑप्शन पहला जो रहेगा, क के बाद जो होता है छ आता है। तो ये आपके कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन थे, इस तरह से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरआरबी का हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, ठीक, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हो, खासकर यूपी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए और लेखपाल की भर्ती जो आ रही है और पेट, इन सब में आपका वर्णमाला से क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं, इसलिए इन पर खासकर ध्यान देंगे। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे।